और ख़ूबसूरत सुबह के साथ और इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की के राह पर गामज़न फरमा दे। किसी भी मुल्क की अगर हम तरक्की की बात करते हैं, किसी भी मुल्क की हम चार चांद लगाने की बात करते हैं, तो चाहे हम ये दौर नबूवत में चले जाएं या मुस्लिम अगर हम बात करें, तो एक चीज़ मईशत जिस पे हमेशा ज़ोर दिया गया, ताजिरों को की मदद की गई, सपोर्ट किया गया ताजिरों को उस रियासत की तरफ से। मगर पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के ताजिर कभी अपनी रियासती कानून से खुश ना हुए। इसकी दो वजूहात सामने आती हैं अगर हम तहकीक करें। एक तो वो ताजिर या अवाम में वो कुछ असर और रसूख रखने वाले अनासिर जो कि कानून के शिकंजे में नहीं आना चाहते, जो कि टैक्स नेट में नहीं आना चाहते या अपनी इजाफी आमदनी को, और एक वो जो कि गरीब और सीधे सादे मेहनत कश ताजिर हों या अवाम हो, वो उस गेहूं के साथ पिस जाते हैं जिनकी आमदनी इतनी नहीं होती या कुछ भी। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से ले लीजिए कि गुज़िश्ता दिनों आपने भी देखा होगा और सोशल मीडिया ने इसको बड़ा ही प्रमोट किया, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि जहां पर अवामी मसाइल अब उजागर हो जाते हैं। मगर इस बात की भी यकीन दहानी लाजिम है कि हर वक्त सोशल मीडिया पे वायरल की गई चीज़ ठीक नहीं होती। इसमें कभी कभी दुश्मन की कुछ नेगेटिव पॉलिसियाँ, साजिश और एक की 2 4 6 8 10 लगा देना, मल्टीप्लाई कर देना उस प्रॉब्लम को जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो, और आवाम का उसको लाइक शेयर करना भी मुल्क और रियासत के लिए बड़ा नुकसानदेह है। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे आपने देखा कि इस बात पे बहुत इशू बना कि अगर आप 1 लाख रुपए कैश विड्रॉल करते हैं किसी भी बैंक से बज़रिया चेक, बज़रिया ATM, तो 20% 1 लाख रुपए पे 20,000 रुपये आपको कटौती के तौर पे देने होंगे। या तो आप 80,000 मिलेंगे आपको, या आप 1 20 निकालेंगे तो 1 लाख मिलेंगे। 80 से थोड़ा सा कम मिलेंगे, इसका हम 20% अगर निकालते हैं तो। अब इसमें वो गरीब जिसके अकाउंट में सैलरी आती हो 1 लाख रुपए, देखिए 1 लाख रुपए की आजकल वैल्यू क्या है। 40-50 हज़ार से कम में तो घर नहीं मिलता आपको रेंट पे। हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 30-40-50 हज़ार से बिल नहीं आता। फिर राशन, चीज़ें, सैलरी, तो एक मिडिल क्लास जिसकी तनख्वाह 1 लाख से ज़्यादा हो और उसको अखराजात ही कैश में करने हो, वो ऐसे इलाके में रहता हो जहाँ पे कैश का फ़्लो ज़्यादा हो, तो वो बेचारा क्या करेगा। इसी तरह बजट के अंदर मीडिया शोर जब मचाता है जब उसको असाइन किया जाता है, मगर कुछ बजट सेशन और कुछ बजट के हालात तो ऐसे गुजर जाते हैं खामोशी से कि ऐसा लगता है कि वाकई ये इंसान दोस्त, मुसलमान दोस्त या पाकिस्तानी दोस्त बजट है। इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं खुशामदीद कहूँगा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अपनी तरफ से, अपने नाज़रीन की तरफ से करूँगा। मोहम्मद अहमद शमसी साहब, आप चेयरमैन हैं ट्रेडर्स एसोसिएशन के और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और साथ साथ एक और ऐसा नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, शर्जील गोपलानी साहब, आपको भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और खुशामदीद स्टूडियो में। आप चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेड एसोसिएशन के, और एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ा काम है इसके ऊपर जो कराची शहर, तो आपको पता ही है कि उसकी बेसिक एक हब कह सकते हैं कि कराची शहर से ये काम चलता है। और हम इन तमाम बातों के लिए और तमाम मसाइल को देखेंगे कि ताजिरों के क्या मसाइल हैं। तो जी, मैं सबसे पहले आऊँगा मोहम्मद अहमद शमसी साहब के पास, क्या कहना चाहते हैं। देखिए, बजट को समझने के लिए पहले तो उसके आदाद व शुमार थोड़े से देख लेते हैं, उसमें नज़र डाल लेते हैं, तो हमारी समझ में आता है। आम आदमी की तो समझ में नहीं आता, ये अल्फाज का गोरख धंधा आदाद व शुमार का लोगों की समझ में नहीं आता, ऊपर से निकल जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आदाद व शुमार को देख लें तो उससे पता चलता है कि इस बजट की हकीकत क्या है। 17,573 अरब रुपए का बजट आपने पेश किया है।
इसमें से 8,207 अरब रुपए, ये तकरीबन 47% बनते हैं, वो सूद की अदायगी में जा रहे हैं अल्लाह अल्लाह। आपके बजट में से। अच्छा, इसके अलावा 6,501 अरब रुपए का खसारा है जो आप मजीद कर्ज लेंगे। अल्लाह बजट है क्या, अब आपको अंदाज़ा इसका, ये 2-3 चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपने जो अब तक बातें की हैं, जितनी कि बड़ा शानदार बजट है, मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, तरक्की कर रहा है मुल्क, इस सिर्फ मुख्तसर इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इससे पहले हुकूमत, क्योंकि हम सियासी लोग नहीं हैं लेकिन 12 एनालाइज तो करेंगे ना, इससे पहले जो हुकूमत थी उसमें ग्रोथ रेट था आपका 6%, और उसके बाद जो अब बजट बनाया गया था लास्ट ईयर, तो उसमें ग्रोथ रेट रखा गया था आपका 3.6। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो टारगेट अगर आप देखें, चारों सहमाही अगर देखें, उसमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 2.8 ग्रोथ हमने हासिल किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले महीने में आपने 1.37, पहले 3 महीने में, फिर 1.53, फिर 2.4 और 2.48, यानी कि अगर आप इसका एवरेज निकालें तो 2% भी नहीं बनता, ये आपने हासिल किया। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि 3.6 को टारगेट रखा, 2% हासिल किया, और अब आपने रखा है 4.2। भाई क्यों रखा है आपने, जब आप 3.6 हासिल नहीं कर सके? अच्छा, फिर आपने कौन सा तीर मारा है कि ग्रोथ रेट आपका बढ़ जाएगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डेफिसिट आपका 30 अरब डॉलर का है। आप हिसाब लगाइए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फ़र्क क्या है, तकरीबन 65 जो दरामदाद है हमारी, क्योंकि बेसिक हम इंपोर्ट बेस्ड मुल्क हैं, 65 अरब 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ डॉलर की दरामदाद हैं। अच्छा जी, उसका बिल कैसे अदा करेंगे आप? 35 अरब और 30 करोड़ रुपए की बरामदात हैं। बरामदात में आप इजाफा कर नहीं रहे, बरामदात में इजाफा नहीं करेंगे जब तक एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं करेंगे। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल चाहूँगा। यह आपने बाकी जो एक डेफिसिट बताया, फिगर्स बताएं, थोड़ा सा ये डेफिसिट के हवाले से भी बताइएगा कि इस वक्त डेफिसिट की जो आप आगे जिक्र करना चाह रहे थे वहाँ से कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ट्रेड डेफिसिट जो है आपका, वो तकरीबन 30 अरब डॉलर का है। आप ये दावा करते रहे कि हम सरप्लस में आ गए और हमारा खसारा जो है वो उसमें ख़त्म हो गया, लेकिन ये तो इतना बड़ा खसारा है, शायद इससे पहले नहीं था। तो इसको आप किस तरह कवर करेंगे? मज़ीद कर्ज़े लेके। पाकिस्तान इस वक्त जो कर्ज़े जिस रफ्तार से ले रहा है, जो हुकूमतें इस वक्त ले रही हैं, तकरीबन 10% सालाना कर्ज़ में इजाफा हो रहा है आपके। और इस वक्त 47% अगर आपने सूद में चला गया अगर आपका बजट, तो अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा 5-6 साल में पूरा बजट आपका सूद की अदायगी में चला जाएगा। किस तरह मुल्क चलाएंगे आप? आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपने क्या एक प्लान किया हुआ है कि किस तरह मुल्क को इस कर्ज़ों की दलदल से निकालेंगे, IMF के चुंगल से निकालेंगे? आप तो ऐसा लग रहा है कि जो IMF ने को जिस तरह आपने आप हवाले किया है या उनका बजट पढ़ के सुनाया, सिर्फ बजट IMF ने बनाया, हमारा दावा ये है कि बजट IMF ने बनाया है और वज़ीर ख़जाना ने सिर्फ उसको पढ़ के सुनाया है। अब आप इतनी गिरफ्त में आ गए हैं IMF की, और आप ये बात करते हैं हर दफ़ा जब आप प्रोग्राम लेते हैं, IMF का 6 प्रोग्राम ले लिया आपने, उसके बाद जब प्रोग्राम लेते हैं आप कहते हैं यह लास्ट होगा, अब हम IMF से जान छुड़ा लेंगे। ये सियासी नारे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब आपने अपने कौम को, इस मुल्क को, IMF को गिरवी रखवा दिया है, तो उसके बाद किसी बेहतरी की तवक्को आप कैसे रख सकते हैं? देखिए, हर मुल्क का अपना मफाद होता है, IMF के अपने मफादात हैं, उसके तहत आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको अपनी इंडस्ट्री, अपनी ज़राअत, सब चीज़ बर्बाद करनी पड़ेगी। आप एक ज़राई मुल्क हैं, ज़राअत में आप क्या कर रहे हैं? ज़राअत में आपने क्या तरक्की की? 0.5% जो है, वो भी अपोजिशन का दावा है कि ये भी गलत है। गवर्नमेंट कहती है 0.5% हमने ग्रोथ की है। सर, ग्रोथ तो उन ममालिक की हमसे ज़्यादा हो गई जो ज़राई मुल्क नहीं है। मिसाल के तौर पे हम गल्फ़ की बात करते हैं, उन सहराओं पे एक गंदम नहीं उग सकती थी, आज उन्होंने ज़राअत पे काम शुरू कर दिया। सर, वो भी है। दूसरी बात ये, हमारी पॉलिसियाँ जो हैं वो किसान दुश्मन पॉलिसी हैं। देखिए, आपका जब ज़राई मुल्क है और बेस आपकी ज़राअत है, तो आप किसान को जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आज आप जो बुनियादी आपकी जो क्रॉप्स हैं, जिसमें आपकी कॉटन, आज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन नहीं हो रही आपके यहाँ, ठीक है, और सबसे बड़ी एक्सपोर्ट आपकी कॉटन और टेक्सटाइल। अच्छा, उसके बाद गंदम के आपने रेट रखे इस साल 3900 रुपये पर मन। गवर्नमेंट ने रेट दिए कि हम इस रेट में हम किसान से ख़रीदेंगे। जब किसान फसल तैयार हुई तो किसान से लेने से आपने इनकार कर दिया।
किसान सड़कों पे आ गए, किसान आज तक एहतजाज कर रहे हैं, उसके बाद आप तवक्को रखते हैं कि वो फिर लगाएंगे? वो बर्बाद हो गए। वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, फील्ड चेंज कर रहे हैं। तो बिल्कुल सर ऐसे ही। बात यह है कि जब आपका ज़राई मुल्क है, जो बेस है आपकी, अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके यहाँ कुछ भी नहीं हुई, लार्ज लार्ज जो आपकी लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसमें आपका दावा है कि हमने 1.5% ग्रोथ की है। 1.5%। भाई दुनिया जो है वो आपके जितने इर्द गिर्द के मुल्क हैं जिनकी आप मिसाल ले लें श्रीलंका की, वो बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया था, दिवालिया हो गया था, उसके बाद आज आपसे बेहतर पोजीशन में खड़ा हुआ है। बांग्लादेश की मिसाल ले लें, जब पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश का क्या हाल था, आज बांग्लादेश के रिजर्व देख लें, पाकिस्तानी जाके वहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से जो है लोग जाके उन्होंने लगाई है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वहाँ पर। बांग्लादेश में 7.5 लाख खवातीन इंडस्ट्रियों में काम कर रही हैं, उनको काम दिया गया है, टेक्सटाइल में काम कर रही हैं, बजाय इसके कि किसी काम में लगाएं, किसी इंडस्ट्री में लगाएं। आपने मुल्क में ये क्या सिलसिला शुरू किया है? मैं इसके हल्के सवाल को लेकर आपकी तरफ आऊँगा। मैं चाहूँगा शर्जील गोपलानी की तरफ आऊँ। आप क्या समझते हैं कि इन मसाइल से हम कभी निकल पाएंगे, या आने वाले दिनों में आप हजरात भी कहीं और इंडस्ट्री लगा चुके होंगे अपनी? देखें, पिछले 70 साल से जो बजट बनाने वाले जो लोग हैं वो सारे रिपोर्टेड लोग हैं। अभी भी आप देखें जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उनके बैकग्राउंड क्या है? उनका बैकग्राउंड ये है कि ये किसी फॉरेन बैंक के अंदर जो है वो उन्होंने नौकरी की है, तो उनको उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट कर दिया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ये जब मुशर्रफ साहब के टाइम पे आपकी जो पॉलिसी बनी थी और आप 7.5 और 7.6% पे जीडीपी आपकी मेंटेन हो रही थी, डॉलर आपका 60 रुपये पे जो 11 साल मेंटेन हुआ, 68 रुपये से डॉलर रिवर्स हुआ था और 60 रुपये पे आके डॉलर खड़ा हो गया और वो वहाँ पे कामयाब रहा। अगर आप ज़िया-उल-हक का दौर भी देख लें तो डॉलर मेंटेन रहा हमेशा। मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की शमसी साहब ने कि किसान दुश्मन पॉलिसी, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं इसका इस तरह कहूँगा ये इंसान दुश्मन पॉलिसी है। सेक्शन 21S, अच्छा सेक्शन 21S को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2 साल पुराने एक फैसला है, ये 2027/2/2025 को ये हेयरिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इसका केस नंबर जो है मैं वो आपको बताता चलूँ, ये CPA सिविल पिटीशन है 862 ऑफ 2024। उस वक्त भी ये मसला आया था कि आप कोई भी अमाउंट बैंक में जमा कराते हैं, वो अमाउंट उस शख्स की आमदनी नहीं कहलाएगी वो अमाउंट, और उसके ऊपर आप टैक्स जो है जब तक आमदनी डिक्लेयर नहीं हो, दुनिया का यही एक मफरूजे के ऊपर आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते, एक मफरूजे के ऊपर। ये क्लियर, ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्लियर पिटीशन है, मैंने पिटीशन नंबर दे दिया है। इसके बावजूद आज आपकी ब्यूरोक्रेसी ने 21S इसमें अमेंडमेंट करके फिर वही डाल दिया कि भाई जो बंदा 2 लाख रुपए ज़्यादा जमा कराता है, हमारे नज़दीक 50% ये इस पर टैक्स देगा। भाई वो पैसा 2 लाख रुपए को जमा करा। अब आप मुझे एक बात बताएं, कराची से खैरपुर वाला कोई आता है और यहाँ से एक मजदा माल लेकर जाता है, वो उधर कंटेनर नहीं खरीद सकता। वो एक छोटा सा दुकानदार है, 10 बाई 10 8 बाई 8 की दुकान में अपना कोई भी कारोबार कर रहा हो, चाहे वो सब्जी बेच रहा हो, चाहे वो ये सोफे बेच रहा हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन बेच रहा हो या कोई भी चीज़ बेच रहा हो, वो यहाँ से 5 लाख रुपए का उधार लेकर गया। अब उसने वो पैसे भेजने कराची में किसी को, पहली बात तो ये वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट नहीं है, वहाँ पे कोई फैसिलिटेशन नहीं है, ना वो बेचारा गरीब आदमी उस तरीके का कोई मामला रखता होगा। मैं बिल्कुल फैक्ट और क्लियर बात बता रहा हूँ। जब वो खैरपुर वाला यहाँ से माल उधार उसको मिलता है, ये उधार यहाँ का दुकानदार अपने रिस्क पे अपने ज़ाती पैसे से उसको देता है। अब वो वहाँ से जाकर 2 लाख रुपये अकाउंट में डालता है, 50% गायब हो जाएंगे पैसे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? अब अगर आपका लाड़काना में जाता है, कोई मीरपुर खास में जाता है, कोई सिंदरी में जाता है, अगर आपका जो है बॉर्डर एरियाज हैं सिंध के या बलूचिस्तान के, तो वो छोटा तो आपके शहर कितने, पूरे पाकिस्तान में 6-7 शहर आपके डेवलप शहर जिसको आप कहा जाता है, जो कि नहीं है। भाई लाहौर तो चलो डेवलप है, कराची तो आपको पता है ना खंडरिस्तान है, वो तो डेवलप था, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है, वो तो हमें पता है, हम तो कराची वाले। अब आप बात करते हैं, आ जाए दूसरी बात तरफ के, क्या करते हैं ब्यूरोक्रेसी। 37A 37AA और 37B की जरूरत क्यों पड़ी आपको? भाई आप पहले तो अपने स्टाफ से ये पूछें कि कराची से तो आप 8,000-9,000 अरब रुपए लेकर आ जाते हैं, आप लाहौर से 800 अरब रुपए क्यों वसूल नहीं कर सकते? आप इस्लामाबाद से 1000 अरब रुपए, कराची से ज़्यादा प्रॉपर्टी महंगी ब्लू एरिया की है। कराची में कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जो ब्लू एरिया को
मैच करता हो, मैच भी करता हो, आगे जाना तो बहुत दूर की बात है। वहां से आप इतना जो है रेवेन्यू क्यों जनरेट नहीं कर पाते? क्यों कोयटा में कारोबार क्या कम है? क्यों कोयटा 1000 अरब रुपए नहीं पहुंचता? क्यों पेशावर नहीं पहुंचता? भाई ये आपकी नाअहली है। अगर आपका जायज सही बजट बने तो इस मुल्क की में 24,000 अरब रुपए भी आप यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीका है, देखिए हमने जब माशियत पढ़ी, इकोनॉमिक हमने जब पढ़ी हमारे टाइम पे, तो रॉबिन स्मिथ की बुक होती थी, और वो बुक क्या कहती है? वो बुक ये बोलती है कि रोलिंग करेंगे आप, और रोलिंग से आप टर्नओवर से अपना पैसा कमाएंगे, ना कि आप प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ले जाएंगे। आपको टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा। आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करनी थी, आपने कॉटेज इंडस्ट्री बंद करवा दी। आज मेरे को बताया ना, औरंगी टाउन में कम हमारे कारखाने थे, लियाकताबाद में हमारे पास कम कारखाने थे, फेडरल बी एरिया, फेडरल कैपिटल एरिया, हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री थी, कोरंगी, लांडी, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारी सारी तबाह हो गई। लियारी के अंदर आपका काम होता था टेंडरी का छोटी दुकानें थी, घरों में हमारी बहनें माएँ काम करती थी, वो टोटल हमने तबाह कर दिया। देखिए FBR अगर क्या है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, आपका जो है सबसे बड़ी चीज़ ये ट्रेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपने बना दिया, TDEP आपने बना दिया, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपने बना दिया। तमाम कॉर्पोरेशन से किसी से आज तक किसी सजा हुई? इस ब्यूरोक्रेसी से किसी ने आज तक ये पूछा कि भाई आपके ये जूते कहाँ से आते हैं? किसी ने आज तक इनको पूछा? देखिए आप, जब तक पॉलिसी मुल्क के मफाद में नहीं होगी तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की, देखिए मुशर्रफ के टाइम पे कस्टम ड्यूटीज कम हो गई, मुशर्रफ के टाइम पे आपने टैक्सेस कम किए, आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ 200% प्लस, 800 अरब से आप 1800 अरब पे गए थे। फिर स्मगलिंग खत्म हो गई थी। उस वक्त ये कहा जाता है कि साइकिल वाला मोटरसाइकिल पे आ चुका था, जिनके घरों फोन नहीं था, ये मोबाइल फोन भी इस वक्त आपके सामने, स्मार्टफोन भी स्टार्ट हुआ। इवन के आपका मल्टीमीडिया जो है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस वक्त बेताशा लाइसेंस दिए गए, और इसने भी अपनी जगह बनाई, और कितने लोगों को रोजगार बना। यही पॉलिसी, आपको ओपन ट्रेड पॉलिसी जब तक आप मुल्क में नहीं लेकर आएंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। सिंगापुर के पास कुछ भी नहीं है, सिंगापुर के पास पानी भी अपना नहीं है, सिंगापुर के पास ज़मीन भी नहीं है, बट सिंगापुर में सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक बैंकिंग विदाउट किसी चीज़ को जो है इन्वॉल्व किए हुए वो बैंकिंग सेक्टर काम कर रहा है। दुबई आप देख लें, आज दुबई आपसे मैक्सिमम 2% आपसे ले रहा है टैक्स, और आपका टैक्स स्टार्ट 40% से होता है। कहने को 7% इनकम टैक्स है, लेकिन 18% आप सेल टैक्स ले रहे हैं, उस पर वैल्यू एडिशनल टैक्स आप ले रहे हैं, उस पर फर्दर टैक्स आप ले रहे हैं, उस पर फिर आप नॉन वायलेट टैक्स दे रहे हैं। तो ये आपका मैकेनिज्म डायरेक्ट जाता है 40% है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तो आप जिम्मेदारी छोड़ दे। देखें, जब आपका एडवांस टैक्स एक ने जमा करा दिया, फिर इसका ऑडिट कैसे हो सकता है? सेक्शन 149B क्यों बनाया था? इस सेक्शन को आप क्यों खत्म कर सकते हैं? क्योंकि आपने एतमाद दिया था ताजरों को कि आप एडवांस सेल टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स भर दें, ना आप क्लेम करें ना हम आपको ऑडिट करेंगे। अच्छा, फिर वो सेक्टर जैसे इंपोर्ट है, इंपोर्टर का सारा माल इंपोर्ट होता है पोर्ट से, आपके पास उसका हर चीज आ गया डेटा, इसके बाद आपको ऑडिट की जरूरत क्या? आप उसको एक साइड पे रखें, आप दूसरी तरफ चले ना, आप न्यू कॉमर्स को लेकर आए, आप उन टैक्स पे चोरों को ढूंढें जो टैक्स पे नहीं कर रहे और जो है हर किस्म की फैसिलिटी जो है वो अवेल कर रहे हैं। आपने इस मुल्क में ना आप बिजली दे पा रहे, ना कराची में पानी पे आप नलकों में दे पा रहे हैं, ना गैस आप आपकी जो उसमें आती थी पाइपलाइन में, आप वो सिलेंडर पे चली गई। पेट्रोल, दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल हम खरीद रहे हैं, 140 रुपए का पेट्रोल आज आप 170 रुपए में खरीद रहे हैं। 130 रुपए जो पेट्रोल लेवी के नाम पे जो टैक्स दिया जा रहा है, उसका हिसाब क्या है? ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। बड़ी अहम और सेहर हासिल गुफ्तगू इस वक्त जारी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने का, ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखते रहने का। यही सवाल, यही मसाइल लेके दोबारा मैं अहमद शमसी साहब के पास आता हूँ। और गोपलानी साहब की गुफ्तगू बड़ी अहम थी। लास्ट में मैं चाहूँगा प्रोग्राम का अख्ताम यकीनन आप ही से करें। हम दुबई का जिक्र किया गोपलानी साहब ने, वहाँ पर भी आप बैंक अकाउंट एक तो खुलवाना मुश्किल, अगर आप कोई बिज़नेस अकाउंट खुलवाते हैं, नया बिज़नेस है, तो 3-4 इंटरव्यूज़ होते हैं आपके, तब जाके अकाउंट ओपन होता है। वहाँ पर अगर आप 100 दिरहम की, मैं मिसाल दुबई की देता हूँ, अगर आप 100 दिरहम से बैंकिंग कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 दिरहम टैक्स, यानी 5%, यानी ये आपका प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है लॉ, एज पर लॉ के मुताबिक। पाकिस्तान के अंदर 50%, 40%, 60%, तो ये बंदा
खाएगा क्या, फैमिली को क्या खिलाएगा, किस तरह से निज़ाम सर्कल, और एक सर्कल का क्या टर्नओवर होता है कि कोई भी कारोबार है, एवरेज हम बात करें उसमें कितना पैसा प्रॉफिट का होता है और कितना वापस उसको दोबारा लगा के दोबारा रेवेन्यू जनरेट करना होता है, अहमद शमसी साहब बताएंगे। और ये जो 1 लाख रुपए पे 20,000 की कटौती का एक नया बड़ा बेहतरीन बम बांध दिया गया, कहेंगे? देखिए, जब तक आपकी पॉलिसियाँ सही नहीं होंगी तो कारोबार यहाँ से जो है वो जा रहा है मुल्क से, सरमाए के साथ साथ कारोबार भी यहाँ से जा रहा है। सिर्फ अगर आप आदाद शुमार देखें तो तकरीबन 8,000 से ज़्यादा कंपनियाँ दुबई रजिस्टर्ड हुई हैं पाकिस्तान की, जो दुबई में जाके रजिस्टर्ड हुई हैं। आपने एक ऐसा सेक्टर था आईटी का जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है और जिसमें कोई फिज़िकली जो है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, और यहाँ पर गवर्नमेंट की किसी फैसिलिटी के बगैर, गवर्नमेंट की किसी मावनत के बगैर खुद बच्चों ने, नौजवान बच्चियों ने एक ज़रिया शुरू किया आईटी का, और ज़र मुबादला मुल्क में आना शुरू हुआ। आपने उसको भी तबाह कर दिया, उस पर 18% आपने टैक्स लगा दिया। तो उसका नतीजा ये है कि जो जा सकता है अमेरिका, कनाडा, यूरोप, वो वहाँ जा रहा है, और सबसे आसान है दुबई जाना। दुबई जाके जा रहा है, वहाँ कोई टैक्स नहीं है। वो भी आसान नहीं रहा सर। अब तो दोबारा पाकिस्तानियों के लिए 5 साल का वीज़ा बहुत आसानी से दे रहे हैं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। लोगों ने वो एक फैलाया हुआ उसको दे रहे हैं जिसके अकाउंट में कम से कम 10-15 लाख का टर्नओवर और चीज़ें। सर, जो आईटी के काम कर रहे हैं वो करोड़ों रुपए मुल्क को ज़र मुबादला कमा के दे रहे थे। आपने उनके लिए अगर आप बात करते हैं, मैं खास तौर पे उनके लिए बात कर रहा हूँ, वो सब यहाँ मगर से। वो 5 साल का जो विजिट वीज़ा दे रहे हैं उसमें वहाँ पे जाके काम करना अलाउ नहीं है, वो सिर्फ विजिट करके आ सकते हैं। सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, दुबई में काम करने के लिए जाना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया तो बहुत सारी चीज़ें बयान करता है। मेरे अपने कई दोस्त, मार्केट से कई लोग इस वक्त दुबई में बैठ के आईटी के काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे उन्होंने काम को कम किया, किसी ने ख़त्म किया, और सब दुबई में बैठ के बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई अच्छा प्रॉपर्टी का काम इतना, एक बीच में वक्त आया दुबई में डाउन हुई प्रॉपर्टी, आज दुबई में फिर बूम है। प्रॉपर्टी का काम पाकिस्तान में आपने तबाह कर दिया टैक्स लगा लगा के, और लोग अच्छा यहाँ पे करते ये हैं कि आपके पास पैसा है, आपने अपनी मेहनत से इन्वेस्टमेंट करके अगर उस पर पैसा कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को उसकी तकलीफ है। सर, आपका निज़ाम ऐसा है कि वो 5% भी कैसे पहुंचेंगे वहां तक? तो ये तो आपकी हमारी एक समझ ले खुशगुमानी है, अच्छी गुमान है। तो सर, बात ये है, आप आवाम के पीछे पड़े हैं। आवाम के लिए आपके पास कोई सब्सिडी भी नहीं है। जो बेचारे 200 यूनिट, और आपने वो तमाशा भी चल रहा है, 200 यूनिट तक जो है वो 3,000 रुपये है, तो 201 यूनिट पे 8,000 रुपये है। तो दुनिया में कहीं ऐसा तमाशा नहीं होता। बहुत सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है इसके खिलाफ। गरीब आदमी जो है वो घर के सामान बेच के, और वो बिजली का बिल भर रहा है, और उसके बाद खुदकशियाँ कर रहे हैं लोग, लेकिन हुकूमत की आंखें नहीं खुल रही। ठीक है ना, वो उन्हें वो नजर आ रहा है कि सोलर लगा दिए हैं, अब सोलर पे भी तकलीफ। अच्छा, सोलर पे भी 18%, फिर वो जी एहसान किया, पहले 18%, फिर बोला जी हमने कम कर दिया, अब 10% ड्यूटी है। तो भाई, सोलर पे लगाने का कौन सा जवाब है? बुखार में राजी कर सर, ग्रीन एनर्जी है वो, दुनिया उस पर जा रही है, उसमें पॉल्यूशन नहीं है। आप अच्छा, और अपने पैसे खर्च करके आप खुद अपनी छत पे जहाँ भी लगा रहे हैं, आप उस पर किस तरह से आप ड्यूटी लगा सकते हैं? 18% सेल टैक्स। अच्छा, एक चीज़ पे और आ जाइए, जो हमारा खून चूसा हुआ जिन्होंने, जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, वो IPPs हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है। सब्सिडीज दी गई है जनाब IPPs को, वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। 1136 अरब IPPs को सब्सिडी है। इसमें से 125 अरब के इलेक्ट्रिक को है। के इलेक्ट्रिक, जिसने जुल्म और सितम तोड़ा हुआ है, जो बहुत मुनाफा बख्श कंपनी है, मुझे ये बताइए उसको सब्सिडी का क्या सवाल है? वो 1 रुपया किसी को नहीं छोड़ती। वो गरीब आदमी का जो है ना, मीटर उतार के ले जाते हैं, जो गैर कानूनी है। अदालत ने करार दिया कि मीटर आपकी मलकियत है, वो नहीं उतार सकता, लाइन काट सकता है, वो मीटर उतार के ले जाते हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान की किसी अदालत में कोई कानून नहीं है, हुकूमत के पास इनको कंट्रोल करने का कोई निज़ाम नहीं के इलेक्ट्रिक को। इसके अलावा आपने IPPs के लिए, आपको पता है कि हर के इलेक्ट्रिक के बिल में 1,000 रुपये जो है वो आपसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। वो क्या है जी, 1,000 रुपये किस चीज़ के लिए ले जा रहे हैं? 400 रुपये KMC के लिए ले जा रहे हैं, और 1,000 रुपये जो है IPPs जो है वो नुकसान में जा रही है। बिजली बनाए बगैर पैसे ले रहे हैं और वो नुकसान में जा रहे हैं, उनके लिए 1,000 रुपये। इसके बावजूद सब्सिडी दी है जनाब 95 अरब रुपए की IPPs को, के इलेक्ट्रिक को। बिजली की तकसीम कार कंपनियां, एक तो वो है जो जनरेट करते हैं और एक वो है जो तकसीम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, उनको 249 अरब रुपए सब्सिडी। गरीब आदमी के लिए सब्सिडी ख़त्म की जा रही है। बोला नहीं, इसको सब्सिडी नहीं देनी, हम तो बहुत बुरे हालात हैं। 600% तनख्वाह सेनेट चेयरमैन की, और आप मिनटों में बढ़ा देते हैं। ठीक है,
कौमी और अपोजिशन लीडर की, और एक तरफ पब्लिक के लिए आपके पास सब्सिडी नहीं है। आपने लग्जरी गाड़ियां जो हैं, लैंड क्रूजर जैसी, मर्सिडीज जो जी वैगन आती है, आप हैरान हो जाएंगे, 2,60,00,000 रुपए ड्यूटी में कमी हुई है उसकी। जो 16-17 करोड़ रुपए की गाड़ी है, क्या जी वो गरीब आदमी जो ले रहा है वो, उसके लिए 2,60,00,000, लैंड क्रूजर पे 1 करोड़ रुपए की ड्यूटी कम हुई है। जबकि सुजुकी जो मजबूरी में लोग इसलिए लेते हैं टीन का डब्बा, कि यहाँ पे कन्वेंस का कोई निज़ाम नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है कराची में। कराची में इस वक्त तकरीबन 50 लाख मोटरसाइकिलें चल रही हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी आपने देखा है कि आजकल नंबर प्लेट और ये, और उसमें तकरीबन 8.5 अरब रुपए बनाए जा रहे हैं। एक आदमी जो नंबर प्लेट की फीस बढ़ चुका है और नंबर प्लेट ले चुका है, अगर आपको शौक है सिंध की सकाफत लगाने का, ये तो एक खामखा की ड्रामेबाजी है, तो आप फ्री नंबर प्लेट मगर सिंध की सकाफत सिर्फ कराची शहर में क्यों लग सर रही है? उस पर भी मैं आता हूँ। चले कराची पे लगा रहे हैं आप, क्योंकि सारा जुल्म आपने कराची पे आपको तजर्बा ये है। लग रहा है कि कराची अलग और सिंध अलग है, इसलिए सर वो थोड़ा खुद सा कहते हैं कराची के लिए ये, सिंध के लिए ये। खुद मैं एक नहीं, आपको कितने क्लिप दिखा देता हूँ, वो वुज़रा खुद बैठ के कह रहे हैं कि सिंध के लिए ये और कराची के लिए ये। तो इसका मतलब है खुद आपने तस्लीम कर लिया है कि सिंध और कराची अलग अलग है। फिर आप कहते हैं नहीं जी वो तो किसी ने बात की तो हम उसको ये कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि 8.5 अरब से ज़्यादा आप सिर्फ मोटरसाइकिलों पे, कारों में अलग, क्यों, किस लिए नंबर प्लेट के फीस ले रहे हैं आप, जबकि एक मरतबा ले चुके। दुनिया में कोई कानून जो है वो यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान में कोई, और स्पेशली कराची के लिए। कराची में आप टैक्स भरने के बावजूद किसी इलाके में, मैं चैलेंज करता हूँ कराची के, वो पानी दस्तयाब नहीं है किसी इलाके में भी। कोई बोरिंग का इस्तेमाल कर रहा है, कोई टैंकर से खरीद रहा है, ठीक है। और आप किस लिए जो है उसका टैक्स ले रहे हैं पानी का? पानी की कमी नहीं है, ये झूठ है कि पानी की कमी है। अगर पानी की कमी है तो हाइड्रेंट पे 24 घंटे पानी कैसे आ रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है। मेयर कराची साहब, ये हालांकि मौजूद से मैं हट रहा हूँ, आपका जो टॉपिक है, मेयर कराची साहब जो वाटर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सिंध हुकूमत ने वाटर बोर्ड को वाटर कॉरपोरेशन बनाया और फिर मेयर कराची को उसका चेयरमैन बना दिया। आज उनके बनने के बाद इतनी बदतरीन हालत वाटर एंड सेवरेज दोनों की है। पूरे कराची में गटर उबल है। बारिश अभी हुई नहीं है, जब बारिश होगी तो कराची डूब जाएगा। अगर बारिश हो गई जिस तरह तवक्कात हैं जो पेशिंग हुई हैं, तो कराची डूब जाएगा। और कहीं पानी दस्तयाब नहीं है, बदतरीन निज़ाम है। तो देखिए कराची के, मैं इसलिए ख़ास तौर पर जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कराची, बात यह है कि ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू दे रहा है। पूरे सिंध का अगर बजट देखें तो 90% से ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है। जब आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, उसमें सड़क नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी, कोई अस्पताल में कोई दवाइयाँ नहीं होंगी, तो खुदारा आप ये देखें कि किस तरह जनरेट करके वो देगा। ये जो कुछ कराची जनरेट करके दे रहा है, ये कराची का बिजनेसमैन है, कराची की आवाम है, वो कुर्बानियाँ दे के, अपना गला काट के, और आपको टैक्सेस दे रही है। फिर भी इस हुकूमत को शर्म नहीं है कि कराची को जो वो टैक्स दे रहा है उसका कुछ परसेंटेज कराची को वापस दे दे। K4 का मंसूबा कराची का आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, और 40 अरब रुपए की अब लागत थी, तो 3 अरब रुपए दिए वफाक ने। मतलब कितना बड़ा मजाक कर रहे हो आप यार। 20 साल पुराना मंसूबा है, उसकी लागत जो है वो 20 गुना हो गई, लेकिन आप उसको नहीं दे रहे। तो कराची को जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर के अंदर पावर नहीं देंगे सही कीमतों में और मुसलसल नहीं देंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं कराची की नहीं बात कर रहा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और माशी तौर पे मजबूत नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप तवक्को रखते हैं, कराची में इंडस्ट्री नहीं लग रही। अभी हमारे दोस्त ने बात की कि कॉटेज इंडस्ट्री की, दुनिया के तमाम मुल्कों को देखें आप जिन्होंने तरक्की की है या जो तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, जिसमें चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, कॉटेज इंडस्ट्री की वजह से तरक्की कर रहे हैं। जापान है। देखिए बड़ी इंडस्ट्री जो होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर उसको चलाता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता है, पब्लिक से पैसा लेता है, उसको चलाता है, बैंकों से लोन लेता है, देता है, नहीं देता राइट ऑफ करा लेता है। कभी भी छोटा सरमायाकार, कभी भी कॉटेज इंडस्ट्री की तारीख देख लें आप, कभी भी वो पैसा लेके नहीं खाता, वो वापस देता है 100%। तो आप कॉटेज इंडस्ट्री का आज तक एक मंसूबा, कराची में 1-2 मंसूबे आए थे, उसके पैसे लिए KMC ने, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, मैंने भी प्लॉट लिए थे, वो कहाँ गए, उसका जवाब ही नहीं है। तो कॉटेज इंडस्ट्री, आपकी बातें, आपकी कैलकुलेशन, आपकी माशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। और इससे आपसे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, आप कौम की बात करते हैं।
आपके पास 1 मिनट है, मुझे ये बताएं इसका हल कुछ दें, थोड़ा सा को उपाय दें। सर हल सिर्फ एक है, अच्छे हुक्मरान आए कैसे आएंगे? जो मुखलिसों मुल्क के लिए। कुछ रास्ता नजर आ रहा है कुछ? सर ये तो एक खाम ख्याली बात है कि मैंने ख्वाब देखा, अच्छे हुक्मरान कहाँ से आएंगे? बहुत मायूसी है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ। मैं नाउमीद नहीं हुआ, मैं मुल्क छोड़ के चला जाता, वरना अब तक मैं भी उसमें शामिल होता जो चले गए। लेकिन मैं अभी भी इस मुल्क से मैं मौजूद हूँ, जद्दोजहद कर रहा हूँ अपने लिए भी और तमाम ताजरों के लिए भी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी अभी आएगी। मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लाए, सुना है बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातें वो सिर्फ चैम्बर और फेडरेशन से कर गए हैं। छोटे ताजरों को तो वफाकी हुकूमत से जो भी नुमाइंदा आता है वो गिनता ही नहीं है। वजीर ख़जाना हो, वजीर दाखिला हो, वो महसूस है। हालांकि ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रहा है वो छोटा ताजिर कर रहा है, और तमाम ताजरों के मसाइल भी चैम्बर बेशक कर रहा होगा अपनी जगह, लेकिन वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट का ज़्यादा काम होता है। लेकिन जो मेन कराची का ताजिर है लाखों की तादाद में, उससे आपको मुलाकात भी करनी चाहिए, उसके मसाइल भी सुनने चाहिए, और उसका हल, सिर्फ सुनने की बात नहीं, उसका हल भी करना चाहिए। यानी मैं आपकी बात से अखज़ करूं, माजरत बीच में इंटरप्ट किया मैंने, कि ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो मुलाकातें हो रही है, ये एक डमी है, प्री प्लान है। क्योंकि हमने ये भी सुना वहाँ पे मौजूद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों की तरफ से कि मोहसिन नकवी साहब आप आए हैं और आपकी स्पीड बहुत मशहूर है और आप कुछ कराची पे हाथ रखें, हमें पूरी उम्मीद है। तो क्या इसकी आपको कोई उम्मीद है या ये सिर्फ बनी बनाई बातें? सर मैंने वो सुना था, उनका क्लिप, उनका बयान भी सुना था। मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि जो आपने मसले बताए हैं ये मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश करूंगा कि ये, मतलब उन्होंने सिर्फ टाल दिया। यानी वो जस्टिफिकेशन पहले ही उन्होंने पहले दे दी कि भाई ये मेरे इख्तियारात में नहीं आते, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम चल रहा है ना, सिंध को हवाले किया गया जो है टोटल पीपल्स पार्टी के। करप्शन जहाँ भी है, मैं ये कहता हूँ कोई भी पार्टी कर रही है, मैं पीपल्स पार्टी की बात, कोई भी पार्टी करप्शन कर रही है, कोई ताजिर कर रहा है, कोई चैम्बर कर रहा है, कोई फेडरेशन कर रहा है, बिला तफरीक के सबके खिलाफ एहतसाब होना अभी चाहिए। आपने कहा कराची को सिंध के हवाले कर, सिंध को पीपल्स पार्टी के हवाले कर गुज़िश्ता दिया 17 साल से पीपल्स गया। अब पार्टी उसमें जितनी भी करप्ट मछलियां उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल आपकी होना डिमांड है। चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी को भी ये चाहिए, अगर उनके हवाले कर ही दिया गया है तो उनमें जो अच्छे लोग हैं उनको आगे लाएं। कराची अगर पूरे पाकिस्तान को कमा कर नहीं देता तो आज ये कोई रखने की कोशिश करता, पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की, फारिग कर देते कराची तो बस नहीं चल रहा। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आज इस्लामाबाद में आपको हाई राइज बिल्डिंग नजर आ रही है, उसको बनाने वाले कौन है? कराची वाले। आज लाहौर में हाई राइज बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है, कराची वाले। सर दुबई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट कराची शहर बना है, पूरी दुनिया में काम कर रहा है 92 कराची शहर का में लड़का। जो आपको पता है वीजा बैंड हुए, पूरे पाकिस्तान के बैंड हुए, कराची शहर का बैंड नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, क्योंकि वो इस तरह की हरकत ठीक है आपके सामने है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं, आज अगर दुबई की तारीख की जो आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त अब्दुल्ला शाह ने 380 बिल्डर्स की कराची की FIR काटी, तो उस वक्त हमारे चेपल, रूफी, मेमन बिल्डर्स, ये लोग वहाँ गए और उन्होंने धमाक और इमारत तो पहले भी था वहाँ, लेकिन जिस वक्त इन्होंने वहाँ जाके अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू की, दुबई में बूम आया। उन्होंने बताया कि बिल्डर्स का काम कैसे होता है। यही बिल्डर वहाँ पे कामयाब हुए और उन्होंने कहाँ से कहाँ दुबई को पहुँचाया। मलेशिया में गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की, अगर मलेशिया में करते तो हमारे वहाँ चले जाते। IT की जो बात शमशी साहब ने की, मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। सिर्फ दुबई नहीं, इस वक्त आपके तुर्की के अंदर भी बच्चे आपके पाकिस्तानी बैठे जो IT चला रहे हैं और वहाँ पे कमा रहे हैं। मलेशिया में बैठे हैं, इंडोनेशिया में, जहाँ इन बच्चों को स्पेस मिल रही है ये वहाँ जा रहे हैं, वहाँ सेटल हो रहे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट अपने सर आंखों में बिठा रही है उनको और इतना फैसिलिटेशन दे रही है उनको कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप ही ये शोबे से एक शख्स हैं, उनका दामाद वहाँ पे बहुत बड़ा काम कर रहा है, जो जर्नलिस्ट है प्रेस क्लब के, बड़े जर्नलिस्ट है, उनका दामाद वहाँ पे तुर्की में बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ब्रांड की वैल्यू है। आप देखें ना, इस वक्त लंदन में भी आप अगर देखें तो बड़े हुए पाकिस्तान के बच्चे जो है कहाँ से कहाँ पहुँचे। आज अली शेखानी जो आपके सामने नजर आते हैं कराची के ही है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं लेकिन हमें करने नहीं दी जाती। आज भी अगर कहीं ये जानबूझ के तो ऐसा नहीं है कि आप जाएं किसी भी कंट्री में जाएं और यहाँ पे आबादी का तनासुब, जिस तरह आज़ाद मकबूजा कश्मीर के अंदर या गज़ा के अंदर एक पॉलिसी है कि जो मकामी लोग वहाँ के हैं, असल जो वहाँ के रहने वाले हैं वो वहाँ से चले जाएं और दूसरी जिसको वो आबाद करना चाहते हैं वो आबाद हो जाए। और इस तरह जो आपकी वोटिंग का तनासब और जो अक्सरियती राय, क्या कहेंगे इस सवाल? ये तो है ही ना। आप अगर आज आपकी बिल्डिंग गिर रही है लियारी में, क्यों? आबादी का दबाव इतना बढ़ रहा है उस जगह पे और वहीं पे हमको वोट चाहिए तो वहाँ पे दबाव बढ़ा रहे हैं। ये खुद पॉलिटिकल इशू है भाई। खुदा के वास्ते आप ये समझें कि कितने दिन की जिंदगी है। हम तो हक हलाल की मजदूरी
अपने पैसे से करना, हम तो बैंकों का पैसा नहीं ले रहे, हम सरकार के पैसे पे काम नहीं कर रहे, हम किसी से उधार लेके काम नहीं, हम अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं। मार्केट में एक दूसरे का ट्रस्ट है हम पे, लेकिन आप हमें तबाह बर्बाद करके आप कहीं के नहीं रहोगे। देखें, हमने तो अपना वक्त गुजार लिया, लेकिन हमारे बच्चे शायद नहीं गुजारेंगे। आज आपकी मैशियत जो जबू आली का शिकार है, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान छोड़ के चले गए। अगर आप रज़ाक दाऊद को बात करें तो रज़ाक दाऊद की अपनी पेट्रोलियम की कितनी कंपनीज हैं, कितनी कंपनीज है अमेरिका में, लेकिन वो यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, उसको उसका एतमाद नहीं है कि वो एक कंपनी यहाँ ले आए। मैं नाम के साथ आपके सामने बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं। इसाक डार साहब, कितनी प्रॉपर्टीज है दुबई में, कैसे भी कमाई हो, चले भाई इस्लामाबाद 8-10 बिल्डिंगें लेके चला देना। हमें पता नहीं ना कब वीजा कट जाएगा, कब हुकूमत चेंज हो जाएगी, कब हालात बदल सिरे महल यहाँ पे बनता है, उसके डॉक्यूमेंट गायब हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है। ये अब बेकार की बातें हैं। एक आखिरी बात के साथ मैं बात खत्म करना चाहूँगा। पूरी दुनिया के अंदर मकामी जो लोकल होते हैं, जब हम जाते हैं दुबई सऊदीया, बात होती है यार ये यहाँ का लोकल है यानी अरबी है, इसके लिए फैसिलिटीज़ हैं, टैक्सेस कम है, कोई भी कारोबार आसानी से कर सकता है। हमारे यहाँ उल्टा निज़ाम है। हमारे यहाँ जो बाहर से लोग आते हैं उनको हम प्रोटोकॉल देते हैं, और जो मकामी लोग, जैसे कराची शहर का कोई भी मकामी वो टैलेंटेड है, कारोबार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको हम फैसिलिटेट नहीं करते, टैक्सेस उस पर नहीं छोड़ते। उसके ऊपर अजरक वाली नंबर प्लेट लगाना लाजिम है। अगर करीमाबाद मीना बाजार का कारोबार अच्छा चल रहा है तो वहाँ अंडरपास खोद दो 2-4-5 साल के लिए। आपकी बात कर रहे हैं, मुझे पता क्या कहा गया, मैं आज आपको बताता हूँ, आपके चैनल आज तक किसी को नहीं बोला। मुझे ये कहा गया यार ये टोपी नहीं पहनो, वो मेहराब वाली टोपी पहनो, सिंधी टोपी पहना करो, मेहराब वाली है। क्या बोलेंगे आपको, यहाँ पे लोगों की जहनियत ये है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, महातिर मोहम्मद ने अपने मलेशिया को आगे कैसे लेके आए। मकामी बंदा और बाहर का कोई भी आ जाए, पार्टनरशिप करे, 55% शेयर इसका, 45% चाइनीज का, और आज आपका कहाँ चला गया मलेशिया। लोकल भी तरक्की करेगा, इंटरनेशनल भी तरक्की करेगा। आपका लोकल बेचारा कमजोर, आप बलूचिस्तान में सब कुछ कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान के मकामी को 55% शेयर दे, 45% इन्वेस्टर जाके वो लगाए, दोनों मिलकर काम करें, बिस्मिल्लाह करें। आप यहाँ पे ये करवा दें। लेकिन आपको पता है अभी सऊदीया ने जो इनको बोला है, जो ये अपना एग्रीकल्चर के अंदर आ रहे हैं, तो उन्होंने ये पैटर्न दिया है सऊदीया ने कि भाई मुकामी लोगों के साथ उनका 55% शेयर हो, 45% हम लगाएंगे, हम करेंगे। इस पर ये चीज़ें गायब हो गई सिस्टम से, ये चीज़ें गायब हो गई। उन्होंने लिख के दिया है सऊदी ने कि भाई अगर आप करना चाहते हैं तो ये देखें। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब तक मकामी बंदे का इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक वो चीज़ कामयाब नहीं होगी। जब मकामी का इंटरेस्ट होगा तो ही आप कामयाब होगे, क्योंकि वो हर चीज़ को फेस कर सकता है, वो यहाँ के माहौल को, वो यहाँ के मामलात को वो संभाल सकता है। मकामी होगा, बाहर वाला चीज़ों समझने के लिए उसको 10-20 साल चाहिए। अच्छा, ये फ़ायदेमंद भी है, बिल्कुल इसी तरह बात है कि कोई चाइनीज़ आता है उसे बेवकूफ़ बना देते हैं, कोई दूसरा आता है हम बेवकूफ़ बना देते हैं। अगर मेरे जैसा पाकिस्तानी कराची का रहने वाला जो हालात जानता होगा, उसको अगर शेयर होल्डर बना देगा कि भाई तू यहाँ के मामला देख, यहाँ के सरकारी इदारों को कब 10, 20, 50, 100 देने, वो तू देख, हम यहाँ पे कारोबार कर लेते हैं। इस बात के अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि हमारे ये हालात और वाक़यात हैं। इवन कि हम सऊदी अरब के साथ एक टैग करूँगा कि वो तो 100% ऑनरशिप ही सऊदी की है। अगर आप पाकिस्तानी ने वहाँ जाके कारोबार करना है या किसी भी दुनिया की कंट्री ने, वो बंदा वहाँ जाके गाड़ी भी लेगा तो सऊदी के नाम पे लेगा। क्यों? ताकि सऊदी अरब तरक्की करे। वो जिनको हमने बिजनेस करना सिखाया, आज वो ये कर रहे हैं, और आज हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने लोगों को। तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इन तमाम चीज़ों का होना ज़रूरी है। टॉपिक ऐसा है कि शायद ये 10 घंटे का प्रोग्राम हो तब भी कम हो, और इस तमाम प्रोग्राम और इन तमाम बातों को उठाने का मकसद क्या, हमारे आला हुकाम तक ये बात पहुँचे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में हम और आप मिलकर एक किरदार अदा कर सके। क्योंकि कुछ भी हो, दिल है पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रेंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।